नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में बैठक। मुरैना जिले में होने वाले उपचुनाव पर चर्चा होनी है। सुमावली और जौरा विधानसभा सीट पर भी मंथन होना है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। ये बैठक में उपचुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। मुरैना जिले में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर चर्चा होनी है और खासतौर से सुमावली और जौरा विधानसभा सीट पर मंथन होना है। आपको बता दें, ज्यादातर जो उपचुनाव वाली सीटें हैं उसी क्षेत्र से आती हैं। वहीं स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक के बाद मंथन हो रहा है। बैठक के साथ ही मंथन जारी है। बैठक में उपचुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और बैठक में अलग अलग सीटों के लिहाज से मंथन भी हो रहा है, उन पर चर्चा भी हो रही है और रणनीति भी बनाई जा रही है। अभी जो चर्चा हो रही है वो सुमावली और जौरा विधानसभा सीट पर मंथन जारी है। खबर भोपाल से। एमपी में 14 मंत्रियों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का मामला। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान। इस्तीफे स्वीकार करने का फैसला तत्कालीन स्पीकर का था। हम कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर नोटिस का जवाब देंगे। प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 22 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर आखिरकार मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है, वो रामेश्वर जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का जो निर्णय नोटिस हमको मिला है, उस नोटिस का हम विधि वेत्ताओं से सलाह मशवरा लेकर उसका जवाब देंगे। लेकिन जो 22 विधायक तत्कालीन कांग्रेस के थे और कांग्रेस के उस समय स्पीकर एनपी प्रजापति जी हुआ करते थे, उनने इन 22 विधायकों का जो इस्तीफा विधि सम्मत ही स्वीकार किया होगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज़ 18 के चौपाल। देखिए। नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे। बस ये हो गया क्योंकि लॉकडाउन था तो इस वजह से कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। जो भी हुआ सिर्फ फैमिलीज के बीच में हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ ओपन हो तो मतलब आप सबको इनवाइट कर सकते हैं। चल भाई, आप इस इनिंग के लिए तैयार हो? बहुत सोच समझ के आपने फैसला लिया होगा। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि लाइफ टाइम फैसला है तो अच्छा चल भाई, चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल आप बहुत इंतजार कर रहे थे, आपके कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे कि आईपीएल कब होगा। अब आईपीएल आने वाला है। कैसी चल रही है आईपीएल की तैयारी? फिलहाल सारे प्लेयर्स शायद क्वारंटीन पे हैं। या बिल्कुल, अभी मैं बेंगलोर में हूँ तो अपने रूम में ही हूँ। 1 वीक तक। अच्छा। 20 तक हमारा क्वारंटीन है। तो उससे पहले मेरा दिल्ली में प्रैक्टिस चल रहा था। आई प्रैक्टिस फॉर लाइक 10-12 डेज। फिर उसके बाद बीच में वो बारिश वगैरह ये चल रहा था, पर एटलीस्ट 10-12 डेज आई प्रैक्टिस। चल, सबसे बड़ी बात अगर 2020 को हम याद करें तो कोरोना काल तो रहा ही है सबके लिए, लेकिन एमएस धोनी भाई का जाना इस तरह से, इतने बड़े खिलाड़ी इस तरह से कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि सबको यह चाह रहा था कि धोनी भाई मैदान से विदाई ले। नहीं, वो तो है। देखो, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो चाहूंगा माई भाई खेले, क्योंकि माई भाई ने थ्रू आउट हमारे कैरियर में काफी सपोर्ट किया है। मुझे, कुलदीप को तो बहुत किया है और आई थिंक उनकी वजह से उनका भी काफी बड़ा हाथ है हमारे सक्सेसफुल होने में। तो एकदम थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था नहीं, पर आई थिंक थोड़ा सा इसमें कोरोना का भी हाथ है। अगर शायद नहीं होता तो शायद माई भाई वर्ल्ड कप भी खेलते। पर जब भी वो डिसीजन लेते हैं वो काफी सोच समझ के लेते हैं और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उन्होंने किया होगा। चल, आप कोई मुलाकात धोनी भाई से जो आपकी पहली मुलाकात हुई होगी तो किस तरह से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? 2016 में मेरा डेब्यू था जिम्बाब्वे पे, पर उससे पहले सिर्फ माई भाई को अगेंस्ट बॉल डाला है या सिर्फ हाई हेलो हुआ है। पर जो मेन जो हुआ था वो 2016 पे टूर पे, जो जिम्बाब्वे टूर था, मेरा डेब्यू टूर था। तो वहां पे क्योंकि वनडे का कैप भी मुझे, इंटरनेशनल कैप जो मिला, वनडे कैप, वो भी माई भाई से मिला मुझे। और आई थिंक वहां से फिर उनके साथ बातचीत करना, उनसे काफी कुछ सीखा है मैंने, फील्ड पे भी और फील्ड के बाहर भी। और हमेशा वो काफी हेल्पफुल रहे हैं।
कभी उन्होंने कुछ, जब भी मेरे को कुछ पूछना होता था तो हमेशा वो रहते थे। इवन हम अगेंस्ट भी खेलते थे आईपीएल में, अगर तब भी कुछ पूछना होता था या किसी टूर पे वो नहीं होते तो जब भी मैं और कुलदीप उनसे हमेशा बात करते थे कि क्या आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया थ्रू आउट। जी, धोनी मैदान के बाहर तो मदद की है, मैदान के अंदर भी किया है उन्होंने मदद आपकी। एज अ गेंदबाज विकेट के पीछे धोनी कितने मददगार आपके लिए रहे हैं, कैसा आपका रहा उनके साथ तालमेल? आई थिंक मेरा तो 50% काम हो ही जाता था, क्योंकि जब भी मैं बॉल डालने आता था तो माई भाई मुझे बता देते थे कि ये विकेट ऐसे खेल रहा है, और या ये बैट्समैन, क्योंकि कई बार होता था कि हमारी पहले बैटिंग होती थी तो माई भाई उस विकेट पे बैटिंग कर चुके होते थे, तो उन्हें पता होता था कि किस पेस पे बॉल आने वाला है, तो वो हमें बताते थे कि ये थोड़ा स्लो रहेगा तो थोड़ा यहाँ पे पेस हम वेरी कर सकते हैं या थोड़ा तेज डाल सकते हैं। तो आपको पहली बॉल डालने से पहले आपको पता होता था कि विकेट कैसे होने वाला है। कई बार क्या होता है कि जब आप बॉल डालने आते तो 1-2 ओवर उसमें लग जाते हैं आपके, पर उनके केस में कभी ऐसा नहीं होता था, और जब भी कुछ होता था तो मैं उनसे जाके बात करता था, क्योंकि कई बार 40 ओवर्स के बाद विराट भैया पीछे होते थे, विराट भैया भी लाइक बाउंड्री लाइन पे, या रोहित भैया होते तो वही सबसे सीनियर पास होते, तो हम मेरी हमेशा उनसे बात हुई है फील्ड प्लेसमेंट के उसमें, या कि इस बैट्समैन को कैसे डाला जाए। और इवन उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर से न्यूजीलैंड टूर पे मेरी काफी हेल्प की है उन्होंने। अच्छा, चहल आप बहुत चुलबुल खिलाड़ी हैं, मैदान पे आपको हमेशा हम हंसते ही देखे हैं और ऐसे ही अब बने रहिएगा, लेकिन धोनी को अमूमन देखा गया है मैदान पे बहुत सीरियस तरीके से रहा है। किस तरह से ड्रेसिंग रूम में आपका और उनका रिलेशन था, और कितने खुलकर आप ड्रेसिंग रूम में उनके सामने चुलबुलाहट कर लेते थे? नहीं, मैं करता था अपना मस्ती, बस थोड़ा सा एक जो लाइन है वो कभी क्रॉस नहीं करते हम, जब भी हम माई भाई से बात करें या किसी सीनियर से करते हैं, पर हमें इतनी लिबर्टी है कि हम कुछ भी मस्ती कर सकते हैं उनके साथ, मतलब या इवन सीनियर प्लेयर्स के साथ, क्योंकि जो हमारे टीम का एनवायरनमेंट है वो ऐसा ही है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं लगेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो इतनी लिबर्टी हमें हमारे सीनियर देते हैं। और माही भाई के साथ होती रहती बात, कभी कभी बीच में लॉकडाउन में हमने पबजी भी खेला है साथ में 2-3 गेम, ओह, तो वो पूछते रहते थे क्या चल रहा है क्या, मतलब वो बातचीत होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम कट ऑफ हो गया। अच्छा युजवेंद्र, चहल टीवी का क्या हाल चाल है? चहल टीवी अभी क्वारंटाइन में ही है। वो चहल टीवी के इंडियन सीरीज में निकलेगा, थोड़ा उसको क्वारंटाइन लंबा रहेगा। अच्छा, उसका टाइम थोड़ा सा लंबा है। अच्छा बिल्कुल। चहल, धोनी भाई अमूमन जर्नलिस्ट से बात नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्या चहल टीवी के साथ भी यही हाल है? क्या चहल टीवी के एंकर चहल भी धोनी को पकड़ नहीं पा रहे? वही है ना, माई भाई को ज्यादा पकड़ना मुश्किल है, डॉन तो फिर भी पकड़ा जाएगा, माई भाई मुश्किल है थोड़ा। अच्छा चहल, विदेशों में आप बहुत साथ धोनी के फिलहाल ट्रैवल किया है आपने। जब आप बाहर ट्रैवल करते हो, धोनी और आप लोग प्लेयर्स जो सामने ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसी बातें धोनी भाई की जो पर्सनल लेवल पर आपको थोड़ा मैच्योर करने में एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर कुछ फायदा पहुंचा? कुछ ऐसी बातें उनकी जब समझाया उन्होंने कुछ आपको? माई बस जब भी बात होती है थोड़ा उनके एक्सपीरियंस की बात होती है, कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो या प्रेशर आते हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, तो जब भी हम बैठते थे वो बातें होती थी। या आप, क्योंकि माई भाई न्यूजीलैंड टूर पे काफी बार खेल चुके हैं, इंग्लैंड पे काफी खेल चुके हैं, तो उस टाइम पे बात होती थी कि यहाँ पे कैसा वेदर रहता है, या जब नेट्स में हम उन्हें बॉल डालते थे तो हमसे पूछते थे कि यहाँ पे विकेट कैसे रहेगा माई भाई, तो क्या हमें किस पेस पे डालना चाहिए। और कई बार ऐसा होता था कि विकेट काफी विकेट्स जैसे नेट्स पे हम खेलते कई बार काफी थोड़ी टर्निंग विकेट्स होती हैं, इतने मैच में नहीं होती, तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि यूजली तू मैच के हिसाब से बॉल डाल, कि कल विकेट ऐसा है और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे विकेट टर्न हो रहा है तो तू इसके हिसाब से डाल, लेकिन मैच की विकेट तूने देखी है तो जब भी बॉल डाले नेट्स में तू विकेट को सोच के डाल। तो आई थिंक वो मेरे को काफी हेल्प किया माई भाई ने। अच्छा चलिए, ये तो हेल्प किया है आपने। जैसा कहा कि आईपीएल में भी आपने 1-2 बार उनका सामना किया और आईपीएल फिर आने वाला है, धोनी भाई को अब आईपीएल में खेलेंगे। कभी उनके हेलीकॉप्टर का सामना किया या कभी सोचा कि यार अगर धोनी भाई सामने हो तो उनके हेलीकॉप्टर पर ब्रेक कैसे लगाना है? नहीं, मैंने तो एक बार चिन्ना स्वामी में बाहर छक्का खाया है तो मुझे पता है। और आई थिंक 2018 में भी मैंने पुणे में माई भाई ने 3 छक्के मारे थे मुझे एक ओवर में, तो वो चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अच्छा, क्या होता है जब एमएस धोनी विकेट के पीछे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में साथ होते हैं एज अ कैप्टन, तो एक प्लेयर पे क्या इम्पैक्ट देते हैं धोनी? आई थिंक एक जैसे ड्रेसिंग रूम में सबके साथ रहते हैं, ऐसे एल्डर ब्रदर रहते हैं, क्योंकि उनसे आप ये है कि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। न्यूज 18 की चौपाल में आप यजुवेंद्र चहल को सुन रहे थे, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल। और
अपने अनुभव साझा कर रहे थे न्यूज 18 के साथ। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो उनके अनुभव रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर इंदौर से है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई। 2 दिन पहले जेल से छूट कर आया था युवक। पड़ोस में रहने वाली लड़की को लेकर ये युवक गया था। जेल से आने के बाद लड़की के परिजनों से युवक ने बदसलूकी भी की थी और लड़की के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गांधीनगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या हो गई है। 2 दिन पहले ये युवक जेल से छूट कर आया था और पड़ोस में रहने वाली लड़की को अपने साथ ले गया था युवक। जेल से आने के बाद लड़की के परिजनों से उस युवक ने बदसलूकी भी की थी और आखिरकार लड़की के परिजनों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया, युवक की हत्या कर दी है। अब पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। गांधीनगर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। और उधर जबलपुर में बरगी डैम के 13 गेट आज खोल दिए गए। इन 13 गेटों से 1,21,660 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बरगी डैम की क्षमता 422.76 मीटर है। बांध का जलस्तर 421.30 मीटर तक पहुंचने के बाद गेट खोले गए हैं। 1.80 मीटर तक बरगी के गेट खोले गए। बरगी डैम प्रबंधन ने सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन जिले के तटवर्ती इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बेहद विशाल डैम बरगी डैम और इसके 13 जो गेट हैं वो खोले गए हैं और इसके बाद जो आसपास के कई जिले हैं, नर्मदा के तट पर बसे जिले, उन जिलों में खासतौर से अलर्ट किया गया है ताकि वहां पर जो निचले इलाके हैं वहां समय रहते सुरक्षित स्थानों पर लोग पहुंच जाएं। इनमें सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन जिले के तटवर्ती इलाकों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी डैम के 13 गेटों को खोल दिया गया है। विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पानी का वेग है वो यहां पर आगे बढ़ रहा है। तेज लहरें बरगी बांध से आप देख सकते हैं जो छूट रही हैं। कुल 1,21,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो इन 13 गेटों के माध्यम से निकासी हो रही है। 421.30 मीटर जो था बांध का जलस्तर पहुंच गया था और लगातार जो है इसमें रफ्तार देखी जा रही थी। और बरगी डैम से पानी निकासी किए जाने के बाद जो जिले हैं वो सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन, इन तमाम तटवर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहां पर बाढ़ के हालात बन सकते हैं। तो बाढ़ जो प्रबंधन है उनकी ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और स्पष्ट किया गया है कि इन तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को अलग कर दिया जाए और कहीं ना कहीं जितने भी प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं उन्हें भी अलग किया जाए। तो समझ सकते हैं कि हर बार बाढ़ के बाद या पानी अत्यधिक गिरने से जो हालात बनते हैं वो इस बार अगस्त महीने में बने हैं। और जो विहंगम दृश्य यहां देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर आए हुए हैं और बेशक एक अथाह जल जो है वो डैम से छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर हैं और आगामी जरूरत पड़ी तो और भी गेट बरगी बांध के खोले जा सकते हैं। कहना पसंद वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। खबर मंडला से है। आफत की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शहर की हिलोन नदी उफान पर आ गई है। NH30 पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शहर के प्रमुख मार्ग पर भीषण जाम लगा हुआ है। बाढ़ के पानी के चलते रायपुर जबलपुर मार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन की टीम अब मौके पर मौजूद है। सिझोरा गांव के पास हालात बिगड़ गए हैं। तो मंडला से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद शहर की हिलोन नदी उफान पर आ गई है। NH30 पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नतीजा ये कि अब अच्छा किया बैरिकेड के दोनों तरफ लंबे लंबे वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है ताकि कोई जान जोखिम में ना डाले, कोई खतरा मोल ना ले। ये अच्छा किया बैरिकेड लगा के।
तो ये हम आपको दिखा रहे हैं मंडला से तस्वीरें। दरअसल लगातार मध्य प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और नतीजा ये है कि जो पुलियां हैं वो पानी में डूब गए हैं, जो बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं और उसी का मुजाहरा आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंडला में हेलोन नदी उफान पर आ गई है और इसके चलते NH30 बाधित हो गया है। NH30 पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नतीजतन कोई भी वाहन पुल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और पुल की अब दोनों तरफ बड़ी लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। हजारों लोग फंसे हुए हैं। उधर डिंडोरी जिले में देर रात हो रही तेज बारिश के चलते खरमेर, सिवनी, चकरार समेत सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर होने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह कि जिला मुख्यालय में नर्मदा के सभी घाट और छोटे बड़े मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बने पुल को डुबाने नर्मदा नदी बेताब नजर आ रही है। इसके अलावा गोरखपुर गांव के नजदीक सिवनी नदी में भयानक बाढ़ के चलते जबलपुर अमरकंटक हाईवे से करीब 5 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं नदी पर बना पुल भी पूरी तरह से डूब चुका है, जिसके कारण हाईवे में पिछले 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें डिंडोरी से सामने आई हैं। लगातार तेज बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। उधर बैतूल में पानी से बैराज लबालब हो गया। ताप्ती बैराज ओवरफ्लो हो चुका है। बैराज के ऊपर से अब पानी बह रहा है। आसपास के खेतों में इससे पानी भर गया है। पानी भरने से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। तो बैतूल से ये बड़ी खबर है। पानी से ताप्ती बैराज लबालब हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है और बैराज के ऊपर से अब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और इसका नतीजा ये कि आसपास के खेतों में पानी भर गया है। इसका खासा असर फसलों पर पड़ा है। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। तो बैतूल में भी लगातार हो रही बारिश का असर नजर आ रहा है। जो बैराज हैं, डैम है, स्टॉप डैम है, ये सभी ओवरफ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कवर्धा में भी आफत की बारिश जारी है। कवर्धा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया है। 6 घंटों से ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जाम लगा हुआ है। NH पर बने सकरी नदी का पुल पानी में डूब गया है। तो कवर्धा में भी लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद कवर्धा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया है और 6 घंटों से लगातार जो ट्रकों की कतार लगी हुई है, जो वाहन है, बड़े बड़े वाहन हैं, वो फंसे हुए हैं क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हाईवे जाम हो गया है। तो कवर्धा रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे बाधित हो गया है बारिश के चलते, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और नतीजा ये कि तमाम जो वाहन हैं, छोटे बड़े वाहन, वो या तो पुल के इस तरफ फंसे हुए हैं या फिर पुल के उस तरफ फंसे हुए हैं। और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के राज्यों के लिए निर्देश हैं। चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों के लिए हैं ये निर्देश। कोरोना काल में चुनाव कराने के निर्देश 3 दिन में दिशा निर्देश आयोग ने कहा है। राजनीतिक दलों के सुझाव पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं और राज्यों के सीईओ को बड़े स्तर पर कोरोना काल में योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर। चुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में योजना बनाने की निर्देश दिए गए हैं चुनाव कराने के लिए और राज्यों के सीईओ को बड़े स्तर पर कोरोना काल में योजना बनाने के निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग ने। यानी कि अब कह सकते हैं कि
आने वाले वक्त में संभावनाएं उपचुनाव की हो सकती हैं। इस दिशा में चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं राज्यों के सीईओज को कि जिन राज्यों में चुनाव या उपचुनाव होने हैं वो कोरोना संक्रमण काल में योजना बनाएं, कैसे चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भी 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये बेहद बड़ा आंकड़ा है। जिन जिन राज्यों में भी और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में ही है। 27 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव कराए जाने हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि उपचुनाव टल सकते हैं, लेकिन अभी जो निर्देश हैं चुनाव आयोग के, वो राज्यों के सीईओ को निर्देश ये हैं कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कैसे चुनाव या उपचुनाव कराए जा सकते हैं, इसकी तैयारी की जाए। हमारे साथ अशरफ कासमी जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। अशरफ, पहले जो संकेत थे ऐसा लग रहा था कि शायद इलेक्शन टल जाए कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन ये एक और तलाशा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि शायद संक्रमण काल में भी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उनकी रूपरेखा तैयार हो सके। अशरफ, अशरफ के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण काल में बड़े स्तर पर अब कैसे चुनाव कराए जा सकते हैं, इसकी तैयारी करें। इसके निर्देश दिए हैं, इसकी रूपरेखा बनाने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बड़ी खबर है रायपुर से। मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा का दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से रायपुर वापस लौटा उनका हेलीकॉप्टर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे मंत्री जी। तो ये बड़ी खबर है, मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा का दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर रायपुर वापस लौट गया है। दरअसल जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं उनका दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा निकले थे, लेकिन मौसम चूंकि खराब है और इसी वजह से इनका ये दौरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टल गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।